में जान छोड़ी या नहीं? अब क्या बात है? जल्दी लिख लें, टाइम ना लगाएं, क्लास छोटी है, जल्दी से करें। नोबिता जल्दी कर ले। फ्लक्स यानी क्या मिला देखते जाओ। एक कंटेनर दिख रहा होगा, कंटेनर में कुछ h डैश हाइट पे एक होल दिख रहा है, उस होल में से पानी बाहर आ रहा है, v वेलोसिटी से आ रहा है, कितनी वेलोसिटी से आएगा वो निकालें। ठीक है। दूसरा, ये होल ऊपर नीचे होता है तो क्या r पर फर्क पड़ेगा, क्या वेलोसिटी पर फर्क पड़ेगा, वो कुछ चीजें हमें यहाँ पर ध्यान से देखें, बस यही। ठीक है। लिक्विड इसमें A लेवल तक फिल्ड है, भरा हुआ है। ठीक है। और O पॉइंट पर इसमें होल है। शुरू करें भी, लिखो। Let us take a vessel filled with liquid. Let us take a vessel filled with liquid. Let us take a vessel. दरवाजा बंद किया। Let us take a vessel filled with liquid. ठीक है। As shown. आगे लिखो. We have an opening O. We have an opening O. ठीक है। At a height h dash above the bottom of the vessel. At a height h dash above the bottom of the vessel. जिस वेलोसिटी से लिक्विड बाहर आएगा इसे वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में ऐसा कुछ हमें स्पेशल नहीं लिखना है, कोई नई चीज है। जहां भी होल करोगे लिक्विड बाहर आएगा, किसी वेलोसिटी से बाहर आएगा, हमें वेलोसिटी का नाम है वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स। आगे लिखो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम। अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम बिटवीन पॉइंट O and A। यहाँ और यहाँ O and A। सबसे पहले एट A पॉइंट पर बर्नौली लगाओ, फिर एट O पॉइंट पर बर्नौली से। बर्नौलीज थ्योरम क्या थी? प्रेशर एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। लगाइए, एट A लगाइए। A पॉइंट पर P प्रेशर लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। हमने इसको रेफरेंस लाइन लिया है, देखिए प्लीज, ये हमारी रेफरेंस लाइन है, यानी हाइट यहां से नापेंगे। आ जाइए, हाइट यहां से नापेंगे इस लाइन से, डॉटेड लाइन से। तो इस लाइन से ये लिक्विड कितनी ऊंचाई पर है? h। तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? ρgh। यहां पर लिक्विड कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? A पॉइंट पर लिक्विड की वेलोसिटी क्या है? चली कहाँ रहा है? तो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास या पर यूनिट वॉल्यूम कितना आएगा? A पॉइंट की बात कर रहा हूँ। A पॉइंट हमने यहाँ पर सुहानी रूही कुछ नहीं लिखा, हमने सिर्फ एक कंटेनर लिया, कंटेनर में एक पॉइंट पर ओपनिंग दे दी, वहां से पानी बाहर निकल के आ रहा है। जितनी वेलोसिटी से बाहर आएगा, पीछे शिफ्ट हो जाइए सुहानी के साथ, जितनी वेलोसिटी से बाहर आ रहा है उसे वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स बोल रहे हैं, और वही हम निकालने जा रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? बर्नौलीज से निकाल रहे हैं।
तो हमने इस लाइन को रेफरेंस लाइन ले लिया, पानी की ऊंचाई इससे ऊपर ही देखनी है, ठीक है। तो पानी की ऊंचाई यहाँ से कितनी ऊपर तक है, एच हाइट तक। तो ए पॉइंट पर और ओ पॉइंट पर बर्नौली स्टोन लगाना, ए पॉइंट पर और ओ पॉइंट पर बर्नौली स्टोन लगाना। ए पॉइंट पर प्रेशर एनर्जी पी, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, और चल तो रहा नहीं लिक्विड, तो वेलोसिटी जीरो। अब ओ पॉइंट का आप बताएं, ओ पॉइंट का प्रेशर पी, रो जी एच, रो जी एच का है भाई, हाइट तो है ही नहीं, रेफरेंस लाइन ही यही ले रहे हो, रेफरेंस लाइन ही यही ले रहे हो, तो हाइट तो है ही नहीं, लेकिन लिक्विड भाग रहा है, वेलोसिटी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड क्यों निकल रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इनको इक्वेट कर दो, क्या क्या चीजें कट गई, पी कट गया, क्या बचा, रो जी एच इज इक्वल टू हाफ रो वी स्क्वायर, क्या गया, तो वी आ गया, बहुत देखा हुआ सा लग रहा है, तो ऐसे ही हो गया जैसे लिक्विड को ऊपर से छोड़ दिया हो आपने, किसी बॉल को एच हाइट से ऊपर से छोड़ते हो तो नीचे आते आते वेलोसिटी कितनी हो जाती है, तो वही निकल आएगी। आगे टू फाइंड आर, टू फाइंड आर प्रोजेक्टाइल मोशन में आता है, वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में क्या नहीं है, फोर्स नहीं है, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, रेंज निकालने के लिए क्या करते थे, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड मालूम है, v निकाल चुके हो, टाइम का फॉर्मूला, अरे वही बिल्कुल प्रोजेक्टाइल मोशन, लेकिन इस बार हाइट कितनी है, h डैश, और वेलोसिटी कितनी है, √2gh। अगर मैं रेंज निकालना चाहता हूँ तो बच्चे आप देखें ये कहाँ से आया मालूम, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर लगाइए, u जीरो है तो आपका टाइम निकल आएगा 2h/, ठीक है। हाँ बोली बोली, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना धीरे बोलोगे, क्या देख रहा हूँ, बोलिए, मैं एक दिख रहा हूँ, दो दिख रहा हूँ, फिर ब्लर दिख रहा है, आगे आ जाइए ना, बस स्केल खाली पड़ी, मैंने तो इसलिए उठाया था कि कैमरा टकरा आपके सामने, मुझे भी अब ठीक है। रेंज होता है डिस्टेंस, हाँ मैं उसको बता दूँ, हाइट होती है यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर। जब आप लिक्विड को v वेलोसिटी से ऐसे फेंक दो या लिक्विड को ऐसे ड्रॉप कर दो, टाइम सेम ही लगेगा, टाइम सेम ही लगेगा, ये प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़ा था, ठीक है। तो कितनी हाइट से ड्रॉप हो रहा है, h डैश, ड्रॉप करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कैसी है, 0, 2 को इधर ले आइए, g को इधर ले आइए, तो यही फॉर्मूला है, क्या होगा, क्या कह रहे, अच्छा सब अच्छे हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं, देखो ऐसे हो गए कि पास हो जाएगा, बस और क्या चाहिए, इतना ही चाहिए था, जी से जी कट गया, 2 बाहर आ गया, तो रेंज का फॉर्मूला बन गया 2 इंटू एच डैश। इससे कुछ प्रैक्टिकल चीज समझ में आती, क्या कहना चाह रहा है दीक्षा, क्या कहना चाह रहा है, रेंज दोनों हाइट्स के प्रोडक्ट के रूट के बराबर आता है, मतलब है ना, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, ये 40 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ, मान लो आपने 10 सेंटीमीटर पे होल कर दिया, कितना बच गया, कर दिया। अगली बार आपने ऊपर से 10 सेंटीमीटर पे होल कर दिया, नीचे कितना बच गया, 30। जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, जो रेंज आएगी वो सेम आएगी, ये और ये दोनों एक ही जगह जाकर गिरेंगे,
मतलब h इंटू एच डैश के प्रोडक्ट को तो करना है। आप 10 इंटू 30 कर लो या 30 इंटू 10 कर लो, एक ही बात है, रेंज सेम आएगी। यानी पानी उतनी ही दूरी पर जाकर गिरेगा, जैसे यहाँ होल करा, यहाँ गिर गया, नीचे से 10 सेंटीमीटर, जहाँ वाटर लेवल है वहां से 10 सेंटीमीटर नीचे कर दो, कभी पानी नहीं गिरेगा। ये कंसेप्ट क्या है? प्रोडक्ट रेंज किसके बराबर आ रही है? हाइट के प्रोडक्ट, हाइट के प्रोडक्ट। एच और एच डैश कैन बी इंटरचेंज, चेंज कर। अच्छा, होल कहां कर दूं कि रेंज मैक्सिमम है? सवाल है, ये क्वेश्चन है कि रेंज इसको होल को कहां करूं कि रेंज सबसे ज्यादा है? सबसे नीचे, बिल्कुल यहाँ, बिल्कुल जड़ के पास, तो रेंज सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है, ठीक है, तुम बताओ। अगर कहीं भी कर तो रेंज सेम आएगी, फिर हम निकाल क्या लेंगे? सबसे नीचे ही होगी, फिर h इनटू h में 0 आ जाएगा। चल बिल्कुल जीरो मत दे, वो ये कहना चाह रहा है कि भाई एच डैश तो फिर तुम खत्म ही कर दोगे ना, यही कहना चाह रहे हो ऑलमोस्ट। अगर ये बहुत ही छोटा हो गया तो रेंज मैक्सिमम कैसे आएगी? कहाँ कर दिए? आंसर यही आएगा, आंसर यही आएगा, बीच में करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? देखो, चलो कुछ नया सीखेंगे आज। कुछ लोग फोन करके भाई पूछ भी रहते हैं, बोले ये क्या सीखा, ये कहाँ से आ गया, मुझसे पढ़ते रहते हैं। ये खुद कंडीशन फॉर आर टू बी मैक्सिमम, कंडीशन फॉर आर टू बी मैक्सिमम। अभी लॉरेंस वाला एग्जाम खत्म नहीं हो गया, मंडे को लास्ट है किसका? फाइनेंस में भावना ने छुट्टी करी। अच्छा बताओ, एक तो 3 तो समझते नहीं, सीएस और ले लिया, तभी ठीक कहाँ रहेगी? 5 सब्जेक्ट पे बैठे हुए, कैसे तभी ठीक रहेगी? ये बनाइए, हमें ढूंढना है कंडीशन कि कब हमारी रेंज सबसे ज्यादा है ना? माने हम रेंज को देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू एच। कैसे रीड करोगे? चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टू हाइट। मतलब आप एच को वेरी कर करके देखोगे कि कब आर मैक्सिमम आता है। आप क्या वेरी करोगे? हाइट। तो हम रेंज को देखेंगे, क्या बदलाव आता है रेंज में, किसके साथ? हाइट में। तो एच को बदल बदल के देखते हैं, कभी नीचे कर देंगे होल, कभी ऊपर कर देंगे, कहाँ है? अब मैथमेटिक्स में मैक्सिमम मिनिमा की एक कंडीशन होती है, अगर ये पहला डिफरेंशियल 0 आता है तो ये मैक्सिमम की कंडीशन है। वैसे तो ये मैक्सिमम मिनिमा दोनों की कंडीशन होती है। पहली बार डिफरेंशिएट करने से अगर ये dr/dx 0 आ गया तो ये मैक्सिमम भी हो सकता है, मिनिमम भी हो सकता है। और दूसरी बार दोबारा डिफरेंशिएट करने से अगर नेगेटिव आ गया, करा हुआ क्या हमने? अच्छा, अगर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब पक्का मैक्सिमा है, नहीं तो मिनिमा। ये कंडीशन होती है मैक्सिमा। चलिए करके देखते हैं। रेंज का फॉर्मूला भी क्या लिखकर आए थे? 2h इंटू 2 के बाद, और h डैश को यहाँ पर हमने क्या लिख लिया है? तो h हो गया h माइनस h हो गया, ठीक है? चलिए करो। अंडर रूट को ऐसे लिखूं चल जाएगा, पावर 1/2 है ना? अब ये 0 के बराबर, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट रूल लगाने जा रहे हैं। प्रोडक्ट रूल क्या करेगा? ये मैंने छुड़वा सकता था, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, स्कूल में नहीं आते, लेकिन
चीजों को सीखोगे नहीं तो फिर बात ही नहीं करोगे। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन करिए, प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फर्स्ट फंक्शन। कुछ नहीं है इसमें, आप a इंटू बी समझ गया। जब आप इसको a इंटू बी करेंगे तो a को छोड़ दीजिए, b को डिफरेंशिएट करिए, b को छोड़ दीजिए, a को डिफरेंशिएट करिए। और मैंने कुछ नहीं करा, अभी तक तो कुछ करा नहीं, अब करूंगा। अब पूछना क्या है, क्यों हुआ है। और ये रूल तो मेरे ख्याल से बेसिक वाला मालूम ही होगा, nx n-1 वो मैं यहाँ पर भी लगाने वाला हूँ, देखिएगा। h हाफ लगा दिया, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, हाफ पहले लिखा जाएगा और इसकी पावर क्या हो जाएगी, आधी कम, सॉरी एक कम, ये आ गया nx n-1, पावर पहले आ गई और ऊपर पावर एक कम कर दी। और अब जो ये बच गया इसको और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी एच ऑफ, अभी तक तो पावर कैंसिल करेंगे, अब इसको करेंगे, आगे चलिए। इसको तो ऐसे रहने दीजिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, हाफ पहले आ गया h की पावर और फिर h को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या है, ठीक है। ये रूल आपको इसलिए याद है, सिंपल इसलिए लगता है क्योंकि x को x के साथ डिफरेंशिएट कर रहा हूं। अगर यहां मैं लिख दूं y तो रूल क्या बनेगा, पहला तो ये पावर एक कम कर दी, ऊपर कर दिया, अब बचा y, तो y को और डिफरेंशिएट करिए तो क्या बचेगा, dx dy बाय, ये पूरा रूल होगा। क्योंकि हम dx बाय dx की पावर n अपॉन dx ही लिखते हैं तो हम यहाँ पर लिखते नहीं है उसको। अदरवाइज अगर y होगा तो पहले तो अपना रूल लगाइए पावर कम करने वाला, और उसके बाद जो y बचा उसको डिफरेंशिएट करिए। देखिए यहाँ ये करा, पहले मैं इस हाफ को पहले लिया, हाफ को पहले लिया और एक पावर कम कर दी, उसके बाद जो ये बच गया जिसकी पावर थी उसको डिफरेंशिएट होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी ये मैंने तुम्हारी तसल्ली कर लिख दिया, हालांकि dx बाय dx था तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी लिखता तो चल जाता मेरा काम, लेकिन मैंने लिख दिया, फिर आप बोलोगे अंदर वाला आपने वाच कर दिया, इसलिए आगे चलो। ये ना घर जाके बस रिवाइज मत करना, नहीं तो ये समझ में आ जाएगा। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आगे इसको अलग डिफरेंशिएट किया, इसको अलग डिफरेंशिएट, क्या कह रहे हैं, बिल्कुल करेंगे, सब्र रखें बस। अब ये जो कैपिटल H है, जो कंटेनर में पानी की हाइट है, वो तो कांस्टेंट ही रहने वाली है, और कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0 आता है, तो इसका डिफरेंशिएशन तो कितना हो गया, 0। ये dh बाय dh है तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1। हो गया सब कुछ, अब सब कुछ हो चुका है हमारा यहाँ, हो गया। जब होगा अभी फिलहाल की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटली की बात कर रहे हैं, उस टाइम क्या बातें तो छोड़े, यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद जरूरत नहीं करने की, हमें रिजल्ट से मतलब था, ये आ गया हमारा, सॉल्व करेंगे, घर बैठ के सॉल्व करते रहिए, खाली बैठे। तो ये जो हाइट आएगी यानी आधे में, यानी लिक्विड सबसे तेज वेलोसिटी से तभी निकलेगा जब आधी हाइट पर छेद होगा, ठीक है। तो ये आपका ये चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर का नाम लिखिए अगले वाले। फटाफट एक सिरे से सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, पलट के आएंगे दोबारा से, पहले एक बार प्रैक्टिकल पार्ट निकाल दूंगा। हेडिंग डालिएगा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, है नया चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर।
थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आती है हीट क्या होती है, टेम्परेचर क्या होता है, थोड़ा सा बताइए जो जानते हैं, फिर बाद में डिस्कस करेंगे। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या होती है हीट? इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इन्होंने, कह रहा है व्हेन वी डिफाइन हीट एज हीट ऑफ अ बॉडी या हीट इन द बॉडी, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। ये क्या बात है? बॉडी में हीट होती क्यों है? हीट का कॉन्सेप्ट क्या है? हीट क्यों है बॉडी में? अगर आप कहते हो कोई चीज गर्म है तो गर्म होने का मतलब क्या है? क्या है उसके अंदर ऐसा? थोड़ा बुक से पढ़िएगा, कहानियां सुना रखी उन्होंने बहुत सारी। पहले कैलोरिक थ्योरी ऑफ हीट हुआ करता था, फिर डायनेमिक थ्योरी ऑफ हीट आया। हम डायनेमिक ही पढ़ते चले थे। बॉडी के अंदर अगर हीट है तो वो उसके मॉलिक्यूल्स की वजह से, उसके मॉलिक्यूल्स के 3 तरह के मोशन हो सकते हैं। वाइब्रेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है, और जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो मॉलिक्यूल्स अपनी ही जगह पर पड़े पड़े रोटेटरी मोशन भी होता है। इन सभी कारणों से बॉडी के अंदर हीट पैदा होती है। सर ठीक है, मॉलिक्यूल जब देखते हो चाय में, जब चाय के लिए पानी रखते हो शुरू में ठंडा होता है, उसमें हल्का सा एक दो के उसकी पोटेशियम और मैग्नेट की ड्रॉप्स डाल तो धीरे धीरे क्या होगा, जल्दी से पानी लाल हो जाएगा। ऐसा क्यों हो गया? क्यों हो गया? क्योंकि जैसे आपने उनको गर्म किया तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और बहुत तेजी से इधर से उधर भागने लगे। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो उन्होंने KMnO4 को जल्दी सारे पानी के अंदर डिफ्यूज कर दिया। पूरा पानी जैसा पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है वैसे हीट। अब हीट के बारे में हम कहते हैं हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। हीट तभी मायने रखती है जब फ्लो कर रही है। फ्लो ही नहीं कर रही, मैं जैसे अभी वर्ड यूज कर रहा था, हीट ऑफ अ बॉडी इज दिस मच। हीट क्या होती है? हीट कुछ नहीं, हीट कुछ नहीं है। जो कुछ है मॉलिक्यूलर मोशन है। हीट क्या बोलोगे आप? बॉडी में इतनी हीट है? नहीं। हीट तब कहते हो आप एक कोल्ड बॉडी ले लो, एक हॉट बॉडी ले लो, आप कहते हो एक में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट ज्यादा है, एक में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम है, तो आप बोलोगे कि हीट यहाँ से यहाँ फ्लो कर जाएगी। हीट अगर यहाँ फ्लो कर रही है इसका मतलब यहाँ पर हीट ज्यादा थी। या यहाँ पर किस चीज से मेजर करते हो आप? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस किससे मेजर करते हो? टेम्परेचर से। तो यहाँ टेम्परेचर कैसा रहा होगा और यहाँ टेम्परेचर कैसा रहा होगा? तो हीट हमेशा क्या कर गई? हॉट से कोल्ड की तरफ चल गई। अदरवाइज ट्रांजिट का मतलब होता है मूवमेंट, कि हीट एनर्जी तभी मायने रखती है जब मूव करती है। अगर आप कह रहे हो कोई बॉडी है उसके अंदर हीट है, तो ये स्टेटमेंट इस लिहाज से गलत है कि बॉडी की हीट है। बॉडी में क्या हीट है? बॉडी में तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स हो रही है, बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बड़ी। हीट को कैसे बोलोगे? हीट तभी बोलोगे जब वो मूव करेगी। कि बॉडी में हीट है कैसे पता लगेगा? आप किसी और बॉडी के साथ टच करवा के देखिए, अगर वो फ्लो कर जाए तो आप बोलिए हाँ है, हीट है इसके। ठीक है, तो हीट एनर्जी तभी मायने रखती है जब वो ट्रांजिशन में होती है, ट्रांजिशन मोड में होती है, यानी जब वो चलती है। तो वो रेफरेंस में जैसे अगर दोनों बॉडीज की सेम टेम्परेचर है, हाँ, तो आप तब नहीं कह सकते हैं। तब नहीं कह सकते, तब नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ट्रांसफर तो हुआ ही नहीं किसी चीज़ से, है ना? बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। हीट की यूनिट क्या होती है? जूल। और कैलोरी भी यूज करते हैं हम लोग। एक कैलोरी कितनी होती है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट। हाँ बिल्कुल ठीक बोलो, याद रखिएगा। एक कैलोरी 4.186 जूल के बराबर होती है। ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ हीट में आती है और अभी भी खूब यूज होती है। ये मैं भेज दूंगा आपको, ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट चीज नहीं है इसके अंदर जो आप खास ही इम्पोर्टेंट चीज आ रही है। काइनेटिक थ्योरी के बारे में कहानी सी पढ़नी है। आगे लिखिएगा जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट।
अरे रिमोटो आजकल दिक्कत कर ही रहे। देखिए, जब भी आप वर्क करते हैं ना, तो ये वर्क सारा का सारा किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? ये जूल सेंटर का एक्सपेरिमेंट है। अब तो ये है नहीं किताबों के अंदर, यहाँ भी नहीं है मेरे पास जो है। मैं एक सिंपल एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत दिन पहले हुआ करता था 9th क्लास में। आप एक ड्रम लीजिए छोटा सा, और यहाँ पानी भरिए, और इस रॉड के अंदर इस तरीके से रॉड्स लगा दीजिए छोटे छोटे। अब यहाँ रस्सी लपेटी और एक वेट यहाँ और एक वेट यहाँ एट ए सर्टेन हाइट रख दीजिए। ठीक है, अरेंजमेंट इस तरीके से किया गया है कि जैसे ही मैं इन वेट्स को रिलीज करूंगा, वो चलाते थे ना लट्टू बचपन, तो रस्सी लपेट देते उसके चारों तरफ, बस रस्सी हमने ऐसी लपेटी हुई, सपोर्ट लगे हुए होंगे सब कुछ। मैं तो बहुत लॉजिकल सिंपल बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही वेट्स को छोड़ूंगा नीचे की तरफ, तो ये घूमेगा। ये घूमेगा तो वाटर में चर्निंग होगी, वाटर पानी को काटा जाएगा, पानी घूमेगा ऐसे जोर जोर से पानी, है ना। तो पानी के अंदर क्या होगा? पानी के अंदर क्या होगा? मूवमेंट्स होगी मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। यहाँ पर हमने क्या किया? हमने यहाँ थर्मोमीटर डाल दिया। थर्मोमीटर गिराने से पहले का टेम्परेचर ले लिया, गिराने के बाद का टेम्परेचर ले लिया। तो हमने ये देखा, जूल अंकल ने देखा कि कितना नीचे गिराया गया इसको, कितना वर्क हुआ, mgh। तो जब ये हमने ये दो ऑब्जेक्ट्स लगा रखे थे, जब हमने इनको नीचे गिराया तो क्या चीज लूज हुई? क्या यूं कह दूं क्या हुआ? वर्क कितना हुआ? mgh। उस mgh से पानी में क्या हुई? चर्निंग हुई। उतनी ही जितने जूल आपका ये वर्क हुआ, उतनी जूल हीट पानी में बदल। समझ लो बात को? तो उन्होंने कहा कि जितना हम वर्क करते हैं वो सारा किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? हीट। लेकिन जब आप अगला चैप्टर पढ़ेंगे तो उल्टा प्रोसेस आएगा कि क्या सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है? तो उस टाइम इतना बड़ा काटा लगा जाएगा नहीं। वन डायरेक्शनल है। अगर आप बात करते हो जितना काम करोगे सारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट में। लेकिन क्या सारी हीट वर्क में कन्वर्ट हो सकती है? नहीं। स्टीम इंजन की एफिशिएंसी 8 से 10%, पेट्रोल की मान के चलो 20-25% के आसपास आती है, डीजल इंजन 35 से 40% के आसपास आती है। एफिशिएंसी का मतलब क्या है? और ये सारे इंजन किस पर काम करते हैं मालूम? ये सारे हीट इंजन कहलाते हैं। हीट पे जो काम करते हैं, पेट्रोल जलाते हो तो हीट लगाते हैं, डीजल जलाते हो तो हीट करते हो, स्टीम इंजन में क्या करते हो? वहाँ भी स्टीम फेंकते हो। तो सब कुछ हीट पे ही काम करते हैं। लेकिन एफिशिएंसी चेक करिए। आपने कोयला जलाया, अगर मैं स्टीम इंजन की बात करता हूँ सबसे ऊपर, कोयला जलाया 100 किलो, उसमें से 10 किलो कोयला आपके काम आया, आपकी गाड़ी को चलाने के काम आया, बाकी 90 किलो कोयला वेस्ट गया। वो हीट सारी की सारी सराउंडिंग्स में चली गई। तो इसलिए एफिशिएंसी कैसी है? बहुत खराब है। दूसरी बात, अगर हम अगले चैप्टर्स में थर्मोडायनामिक्स में एक साइकिल पढ़ोगे, कार्नोट साइकिल, हीट इंजन का कार्नोट साइकिल पढ़ोगे आप, उसके अंदर आप कॉपी पे एफिशिएंसी निकालोगे बिना कोई गाड़ी बनाए, बेसिक चीजें। उसमें भी आप क्या देखोगे कि उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में भी कोई इंजन ऐसा नहीं बन सकता जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो? 100%। 100% होती ही नहीं। 100% का मतलब जितना आपने हीट दी, आप सारी हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। लेकिन ये वाला प्रोसेस हो सकता है, जितना आप वर्क करोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हीट। आप कुछ कह रहे हो? छोड़ दिए पहले बांधे हुए थे, छोड़ दिए। इतना डिजाइन में देखा जाए, सिंपल सोच। कहीं बांध बूंद रखी होंगे हमने इसको। अभी तो अब ऐसे तो ऑब्वियसली ये रस्सी लगी होगी तो बोला ये रस्सी तो ऐसे गिर जाएगी। इतना बस कुछ अरेंजमेंट किया इन्होंने। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने ऑब्जेक्ट को ऊपर से गिरने दिया, ऊपर से कुछ अरेंजमेंट्स बना रखे होंगे इस तरीके से रस्सी फ्री फॉल में नीचे आ जाएगी। जब रस्सी नीचे गिरेगी तो कितना वर्क होगा? mgh। पानी में चर्निंग होगी ऐसे तो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो जितना आप वर्क करोगे वो सारा किसमें कन्वर्ट हो सकता है? हीट। तो नहीं होगा, मैंने तो नाम ही नहीं है, मैं फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा। मैं तो सिंपल बात कर रहा हूँ कि वर्क इज प्रोपोर्शनल टू हीट। ये लिखिएगा इसके आगे, वर्क इज प्रोपोर्शनल टू, और प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करोगे तो एक वर्ड आएगा जे। जे जो होता है वो होता है जूल्स कांस्टेंट।
ये है जूल्स कांस्टेंट। लिखिए इसका वैल्यू है जूल्स कांस्टेंट का। इसको जूल्स मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी बोलते हैं। J equals to W by H। ठीक है, आगे लिखिएगा टेम्परेचर के बारे में थोड़ा सा, 2-4 लाइन बस, ज्यादा नहीं। टेम्परेचर इज डिफाइंड एज द थर्मल स्टेट ऑफ अ बॉडी। थर्म माने क्या होता है वैसे? थर्मल हीट। थर्मल हीट it may be defined as the thermal state of a body. Temperature may be defined as the thermal state of the body, ठीक है, which decides the direction of flow of heat energy, which decides the direction of flow of heat energy from one body to another. टेम्परेचर ही तो डिसाइड करेगा कि हीट फ्लो किधर को करनी है। हॉट से कोल्ड की तरफ जाएगी तो टेम्परेचर डिसाइड करेगा किसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, और एक लाइन और, लास्ट लाइन है बस। द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ, द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज द मेजर ऑफ average kinetic energy of the molecules. Average kinetic energy of the molecules. Average kinetic energy of the molecules of the body. इसका फोन आ रहा था। अच्छा, वो इसलिए आ रहा होगा, संडे को क्लास रखना चाह रहे थे, बात करना है। मेरी भी बड़ी रुचि है, मैं कर दूँगा क्लास के बाद। संडे जो तुम्हारी क्लास मिस हुई थी रखवा दूँ सुबह, किसी को दिक्कत तो नहीं? जाना है तो जाना है शाम को, किस टाइम? 4 बजे के बाद रख सकते हैं, किसी को दिक्कत? वो तुम्हारी क्लास मिस हुई थी बेटा, वो भी पिछली वाली परसों की, फिर कह लेनी है कल की, तो वो संडे शाम को रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रखवा दो, फिर मैं कह दूँ उनको। ठीक है, करो। आगे लिखो क्या लिखा हुआ। हाँ, जो बॉडी का टेम्परेचर है वो किसका एवरेज आता है? काइनेटिक, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक। ध्यान रखिएगा, एक लाइन बार बार हम 10 बार बोलेंगे, 20 बार बोलेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। किसी भी चीज़ का टेम्परेचर बढ़ा दो, उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और टेम्परेचर को कम करते जाओ तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी। क्या ऐसा कोई टेम्परेचर है जिस पर कि हम काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की बिल्कुल जीरो कर सकते हैं? बिल्कुल जीरो होगा नहीं, है कि नहीं? एब्सोल्यूट जीरो। क्या टेम्परेचर होता है? -273 सेल्सियस या 0 केल्विन। बिल्कुल, K इक्वल्स टू C प्लस 273 बचपन से करते आ रहे, केल्विन और डिग्री सेल्सियस का रिलेशनशिप है। तो जो आप एब्सोल्यूट जीरो की बात अभी कही, एब्सोल्यूट जीरो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर ये कितने उस पर 0 केल्विन या -273 डिग्री, इस पर हर तरह की मॉलिक्यूलर एक्टिविटी सीज कर जाती है, और काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की कैसी हो जाती है?
नॉर्मली अगर गैसेस को इस टेम्परेचर पर लाया जाए तो उससे पहले ही, प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा हूँ, उससे पहले ही या तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी या वो सॉलिड में कन्वर्ट। तो गैसेस को इस टेम्परेचर तक हम ला ही नहीं पाते। और एक चीज, चलो मैं बात नहीं करता, पहले लिखो। देखो इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, internal energy of a body is sum of two types of energies. हाँ, वही होती है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, यही होती है ना। मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अगर मैं एक स्प्रिंग से दिखाऊं तो जैसे इसको हीट करेंगे मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, घट होता ही रहेगा तो लगातार। और दूसरा ये किस वजह से होती है? मॉलिक्यूल्स के मोशन की वजह से। इट कैन बी वाइब्रेटरी मोशन, इट कैन बी ट्रांसलेटरी मोशन, इट कैन बी रोटेटरी मोशन है हाई टेम्परेचर्स। तो ये दो तरह की एनर्जी हमारे पास मॉलिक्यूल्स में होती है। अगर मैं गैसेस की बात करूं, सिर्फ गैसेस की बात करूं, सिर्फ गैसेस की बात करूं, तो गैसेस में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? गैसेस में मॉलिक्यूल्स के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है? ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट फ्री है, एक दूसरे के साथ ज्यादा बंधे हुए नहीं है। तो इसमें केवल एनर्जी फिर कौन सी रह जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो गैसेस के केस में जब हम इंटरनल एनर्जी की बात किया करेंगे तो हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं? काइनेटिक एनर्जी। गैसेस को गर्म करिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, गैसेस को ठंडा करिए, काइनेटिक एनर्जी कम होगी। यही मतलब हुआ ना। लेकिन हाँ, लिक्विड में और सॉलिड में वहां तो मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, है ना। ठीक है, छोटी सी हेडिंग डालिएगा। तुमने चार्ल्स लॉ वगैरह पढ़ ली? बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ सीरियसली काटा हुआ है। सर को पढ़ाया था। हाँ, पर वैसे सिलेबस में नहीं है तो इसका मतलब पढ़ा हुआ है ना। क्या है? चार्ल्स लॉ में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है हाँ, तो आइडियल गैस इक्वेशन से जो पीवी को करना है उसमें हमारे पास हो जाता है पढ़ा हुआ है कि नहीं? बताया। जब लॉज को लॉज की तरह पढ़ते हो तो टफ हो जाते हैं याद करते। एक गैस को कंटेनर में ले लो, डिस्कन लगा दिया हमने उसको हमने गर्म करना शुरू करा, क्या होगा? डिस्कन बढ़ जाएगा, गैस पहले ही क्या कह रहा है? ये तो कह रहा है टेम्परेचर बढ़ाओगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट रखिए। समझ लो करी आएगा। चलो डिटेल में पहले इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं। चलो, थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मोमीटर फीवर चेक करने के लिए, टेम्परेचर चेक। चलिए हेडिंग डालिएगा, थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन, आप जब भी किसी सॉलिड, लिक्विड या गैस को हीट अप करते हो तो वो क्या करती है? एक्सपेंड करती है। इसी को क्या कहते हैं आप? थर्मल एक्सपेंशन, हीट से होने वाला एक्सपेंशन। डेली यूज करते हो, बहुत सारे डिवाइसेस यूज करते हो जिसमें थर्मल एक्सपेंशन का रोल है, एक बता सकते हो? आयरन करते हो, प्रेस करते हो कपड़ों तो उसमें टेम्परेचर सेट कर देते हो सिल्क पे, तो सिल्क पे आने के बाद टक से आवाज आती है। सबकी प्रेस में आती है, किसी और ऐसा तो फिर आवाज करनी आती है ना? नहीं करिए, बड़े लोग लॉटरी नहीं कर रहा। गीजर का भी ऑन कराओ, गीजर का टेम्परेचर पे टक से आवाज आती है। सुना ही नहीं, सुना करो भाई, सुना करो। ठीक, आती है बस टक से आवाज आती है। क्या हो गया है? आप कहते हो कट ऑफ हो गया।
उसमें थर्मोस्टेट लगा हुआ है ना। सब जगह क्या होता है, टेम्परेचर सेट करने के बाद वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाता है। किस चीज़ में है? फ्रिज में भी होता है, एसी में भी होता है, सभी चीज़ों में ये सारा थर्मल एक्सपेंशन का ही रोल है उसके अंदर भी। ठीक है, अभी हम ऑटोकट पढ़ेंगे उसके अंदर कैसे थर्मोस्टेट कैसे काम करता है। थर्मल एक्सपेंशन और कहाँ पढ़ना है आप? रेल्स देखिए, रेल के बीच में गैप होता है, गैप क्यों डालते हैं? क्या कह रहे हैं? एक्सपेंड होता है। तो एक्सपेंशन की बात आ गई ना, जो दो पटरियां होती है, पटरियों के बीच में भले वो एक इतनी सी गैप होता है उसमें, लेकिन होता है। गैप इसलिए देते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो हल्के से ही सही लेकिन एक्सपेंड होंगे। अगर आपने पूरी तरह से बांध दिया, फिक्स कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं से टेढ़ा हो जाएगा, कहीं ना कहीं से बकल कर जाएगा, कहीं ना कहीं से मुड़ जाएगा, तो ट्रेन डिरेल ना हो जाए। इस वजह से उसको थोड़ा एक्सपेंशन के लिए जगह छोड़ कर रखी जाती है। बहुत सारे सुबह शाम करते हो। देखो ये देख रहे हो, ये यहाँ पर रबर लगा रखी है, ये रबर है, ये जो ब्लैक वाली है, ये रबर लगा रखी है। क्यों लगा रखी है? बहुत सारे लोग जो आपके घर में वो शीशे लगाने के लिए आते हैं, जब घर बनते हैं तो वो क्या करते हैं, अनाड़ी लोग होते हैं, कुछ बदमाशी गड़बड़ करते हैं। शीशा लगाया, उसके ऊपर उन्होंने क्या किया, लकड़ी की क्या बोलते हैं उसको, मोल्डिंग लगती है। उस मोल्डिंग को कील से इतना टाइट कर देते हैं कि शीशा बिल्कुल नहीं चिपक जाता। अब होगा क्या, गर्मियों में जब वो एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, आपने जगह छोड़ी नहीं, शीशा एक्सपेंड कैसे होएगा? जब एक्सपेंड नहीं होगा शीशा तो क्या होगा, क्रैक्स आएंगे, टूट जाएगा शीशा। सुबह शाम देखते हो आप ये थर्मल एक्सपेंशन, सब जगह जो दो पोल्स के बीच में वायर्स बांधे जाते हैं, कभी तुमने देखे खींच कर बांध दिए? कभी नहीं करते। अगर बिल्कुल टाइट कर दिया और खींच के बांध दिया, सर्दियाँ आएंगी, टेम्परेचर कम होएगा, एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन होएगा, ये खंभे टूट जाएंगे। तो आप कभी भी देखते हो सैगिंग होती है, जब गर्मियाँ होती है तो ये वायर्स यूँ सैग कर जाते हैं, ऐसे झूल जाते हैं। देखते नहीं हो, दिक्कत ये है। अब जाके कभी देखना, अभी आजकल तो गर्मी काफ़ी है, दोपहर के टाइम कभी, अभी तो टेम्परेचर थोड़ा कम है, जून के महीने में आप देखो तार आपको ऐसे लगे लटक गए, इतने लंबे लंबे लगे हुए। कारण उसके पीछे एक्सपेंशन बहुत है। हालांकि मेटल्स में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं है, फिर भी क्योंकि वायर की लेंथ बहुत लंबी है तो एक्सपेंशन हो जाता है इसमें। और इतना है कि मेजरेबल है, दिखता है आराम से, अच्छे खासे झूल जाते हैं तार। ये बहुत सारी चीज़ों में आप देखते हो, ये सब थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, अगर आप वायर लोगे तो लेंथ में बढ़ जाएगा, शीट लोगे एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ ब्रेड दोनों बढ़ जाएंगे। आप कोई बॉल ले लो, स्फेरिकल बॉल ले लो, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ये तीन तरह के एक्सपेंशन है जो हम पढ़ने वाले हैं। पहला लिखिए, एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, इसमें लिखिएगा नंबर 1, एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। एक्सपेंशन इन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर एक्सपेंशन। अच्छा, मान लीजिए हमारे पास कोई वायर आ गया, उसकी ओरिजिनल लेंथ ले ली हमने L0, आपने उसको हीटअप किया, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया और लेंथ अब बढ़कर हो गया L। ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं होती, कभी आप सोचो 2-4 मीटर बढ़ जाएंगे, बहुत ही थोड़ा आएगा। अभी हम कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन का वैल्यू लिखेंगे तो आप देखोगे बहुत ही मामूली सा बढ़ता। देखो क्या हो गया नौबिता, डाउट बताओ। चलो बढ़िया,
ये इंक्रीज इन लेंथ जो है, सर वो नीचे ज़्यादा 0 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दोबारा बताइए प्लीज। आपके दोनों पैर 0 डिग्री। नहीं, ये थीटा है, ये थीटा है। इंक्रीज इन लेंथ आ गया L माइनस L0। ये जो इंक्रीज होगा, क्या लगता है भूमिका, किस किस पर डिपेंड करना चाहिए? है जी? नहीं, जो लंबाई बढ़ गई वो किस चीज पर डिपेंड करनी चाहिए? है? मटेरियल पर और टेम्परेचर पर, ठंडा है अगर हमें, और एक डिपेंड करता है कि ओरिजिनल लेंथ कितनी है। तो ये डिपेंड और किस पर करता है? ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जब इन दोनों को मैं एक साथ करूंगा तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आएगा, उसका सिंबल अल्फा ही है। थोड़ा सा ध्यान से, L माइनस L0 इज इक्वल टू, मैं अल्फा का थोड़ा डिजाइन चेंज कर देता हूँ, नहीं तो वो एक से लगेगी तो ठीक, L0 इंटू L2। मैं बार बार समझाता हूँ चीज़ों को, प्रैक्टिकल होकर सोचा करो भाई। ज़्यादा गर्म करोगे ज़्यादा लंबी नहीं, छोटा गर्म करोगे छोटा, थोड़ा कम करोगे थोड़ी कम, वही लेंथ बढ़ेगी। दूसरा, ओरिजिनली कितनी लंबी थी इस पर डिपेंड करेगा। और तीसरा उन्होंने बोला मटेरियल, देखते हैं मटेरियल का क्या प्रॉपर्टी आती है, देखिए जरा ये अल्फा क्या है। अच्छा, इसको ना याद ऐसे मत करना, L माइनस L। कैसे याद करोगे? ये क्या हुआ है? चेंज इन लेंथ। तो मैं इसको वर्ड्स में याद कर लेता हूँ, चेंज इन लेंथ अपॉन ये क्या है? ओरिजिनल लेंथ, बिल्कुल, इनटू राइज इन टेम्परेचर। और इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा की यूनिट्स क्या बनेगी? ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, कट गया, ये बचा। तो या तो केल्विन इनवर्स कह लो या डिग्री सेल्सियस इनवर्स कह लो, है ना। ये तो लेंथ से लेंथ कटी जाएगी, ये बचा केवल हमारे पास। क्लियर? आगे चलो, लिखो वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻⁵। हम एक्सपेंशन किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड्स, सॉलिड्स। और अल्फा की वैल्यू 10⁻⁻⁵ के ऑर्डर की आएगी। अगर मैं ये ले लूं अल्फा, ये भी ले लूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो अगर पहले मेरे पास 1 मीटर का कोई रॉड था, तो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के बाद उसकी लेंथ कितना हो जाएगी? देख सकते हो कितना थोड़ा। 10 डिग्री भी बढ़ा दूंगा तो इंटू 10 हो जाएगा। 100 डिग्री भी बढ़ा दूंगा तो यहाँ आएगा, सॉरी यहाँ आएगा, तो अभी कितना कम आएगा। इसका मतलब सॉलिड्स में एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा नहीं। किचन में आपकी माता रानी भी करती है कई बार क्या होता है, चाय बनाने के लिए पतीला रखा और उसके ऊपर जल्दी उबल जाए तो आपने प्लेट रख दी, और ये ध्यान नहीं किया प्लेट ऑलमोस्ट पतीले के साइज की थी और प्लेट घुस गई उसमें, अब बाहर नहीं निकल रही। अभी चक्कू बचा रहे हो उसमें साइड में, कुछ और कर रहे हो, पलट के मार रहे हो, कैसे बाहर आएगी? पतीले को गर्म कर दो, जब तक हीट प्लेट तक पहुंचेगी पतीला एक्सपेंड कर जाएगा, तो एक्सपेंड कर जाएगा तो क्या होगा, प्लेट आराम से उल्टा लो तो बाहर आ जाएगा। सॉलिड को तो क्या किसने बोला? होता है, बहुत कम होता है। हाँ सर, सारी रिकॉर्डिंग हुई अभी हम बाकी मैंने मुझको कह दिया राम के लिए
Monday 12 free होगा। 5:30 to 7 is my class। 5:30 to 7, ठीक है, शाम को सो भी लेंगे अपना, ठीक है जी। या आगे चलिए। इसको कुछ और चेंज वेंज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अल्फा एल नॉट डेल्टा थीटा, इसको अगर मैं इधर ले जाता हूँ तो एल आ गया, एल नॉट कॉमन लेने के बाद 1 प्लस अल्फा डेल्टा। ये कुछ इसकी फॉर्म्स आएंगी अलग अलग तरीके से, आपको न्यूमेरिकल्स निकालने में हेल्पफुल रहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पॉइंट, ये कौन सा एक्सपेंशन लिखा हमने? लीनियर एक्सपेंशन, लेंथ वाइज एक्सपेंशन। नेक्स्ट देखिएगा एक्सपेंशन इन एरिया। एक्सपेंशन इन एरिया इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन इन एरिया इज कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। बस अब कुछ मुश्किल नहीं है, हमें ये समझ में आ गया। कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन को सिंबल होता है बीटा। वहां पर एरिया बढ़ जाएगा, पहले कुछ ओरिजिनल एरिया रहा होगा, फिर एक्सपेंशन करने के बाद इतना हो गया, तो चेंज इन एरिया कितना आ गया। हमें ये ध्यान रखना, हमें ये ध्यान रखना है। वहां लेंथ था, अब क्या आएगा? सेम फॉर्मूला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एरिया को ए नहीं लिखेंगे, एस लिखेंगे, तो हम लिख लेते हैं एस माइनस एस नॉट अपॉन एस नॉट इंटू राइज इन टेम्परेचर। ये बीटा आ गया। ऐसे ही तीसरा वाला आएगा वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है, लिखो पढ़ो। बीटा का नाम क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। कोई फर्क आएगा? कुछ नहीं आएगा। फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं। और इन तीनों में एक रिलेशनशिप भी होता है। बहुत जगह यूज करते हो आप। अब तो कम होने लगे, पहले घोड़े तांगे चलते थे। जो घोड़े तांगे चलते थे, जो कार्ट होती थी उसके पहिए का, लकड़ी के पहिए होते थे उसके। अब लकड़ी के पहिए को अगर आप सड़क पे दौड़ाएंगे तो वो 10 दिन में घिस जाएगा। 10 दिन में घिस जाएगा, वो लकड़ी चलेगी उसके ऊपर तो जल्दी घिस जाएगा। तो क्या करते हैं, उसके ऊपर लोहे की स्ट्रिप चढ़ा देते हैं, लोहे की पत्ती चढ़ा देते हैं। कैसे चढ़ाते हैं? ऑलमोस्ट सेम, हाँ, ऑलमोस्ट सेम साइज की पत्ती ले लेते हैं, मामूली छोटी ले लेते हैं, उसको उठाते हैं, गर्म करते हैं, गर्म करते हैं वो फैलती है, साइज बड़ा हो जाता है, उसके ऊपर चढ़ा देते हैं। किसमें वहाँ जरूरत पड़ती है तो मशीन से आ गई, और वहाँ गर्म करने की किसको टायर को थोड़ी गर्म करेंगे। सोच के बताना, मेरे को तो ये बताया, ठीक है। तो गर्म करके यहाँ भी आप यूज कर लेते। आगे चलते हैं, इसकी एप्लीकेशंस बुक से पढ़ लेना। एप्लीकेशंस ऑफ एक्सपेंशन, इसको लिख लो, बुक से पढ़ लेना। एक छोटा सा और बताता हूँ। मान लो इसे कहते हैं बायमेटालिक स्ट्रिप, ये पढ़ने को मिलेगी भी आपको उसमें बुक के अंदर। पहले तो मैंने यहाँ ला के रखी थी, बच्चा उठा के बायमेटालिक स्ट्रिप, ये जो प्रेस में हमारे आती है उसकी बात करता हूँ कि बायमेटालिक स्ट्रिप है मेरे पास। बाई मेटल, दो मेटल,
दो मेटल की स्ट्रिप है, दोनों का लीनियर एक्सपेंशन एक सा नहीं। कॉपर में कुछ एक्सपेंशन ज्यादा है, आयरन में एक्सपेंशन कुछ कम। तो हमने बहुत ही पतली सी स्ट्रिप, बहुत ही पतली सी है, दोनों पतली सी स्ट्रिप हमने यहाँ पर बना दी। अब यहाँ पर एक हमने कॉन्टैक्ट लगा दिया, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट। यहाँ से बिजली की तार ले ली है, यहाँ से बिजली की तार लगा दी। अब होगा क्या, ये तुम्हारी प्रेस में लगा हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से करा। ये जब इसके अंदर से हम करंट पास करेंगे तो सर्किट बना होगा पूरा, आपस करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है। अब मेटल के अंदर से बार बार करंट पास करोगे तो हीट अप होएगा। अब जब वो हीट अप होगा तो ये जो बायमेटेलिक स्ट्रिप है, ऐसे मुड़ जाएगी। जब ये ऐसे मुड़ जाएगी तो आपके कांटेक्ट से दूर हो गई, यहाँ पर सर्किट टूट गया। सर्किट टूट गया तो करंट जाना बंद। ये जो प्रेस में आवाज आती है आपके वही, उसके बाद दोबारा आप प्रेस को ठंडा होने दो, वैसे होगा। दोबारा से कैसे हो जाती है, टक। वो क्या होता है, ये मेटालिक स्ट्रिप दोबारा से ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद दोबारा इस पे टच होती है, इस पे टच होती है, फिर करंट चल जाता है। तो ये बायमेटालिक स्ट्रिप, चाहे आपका गीजर है, चाहे आपका प्रेस है, आयरन है, चक्की है, सभी के अंदर आपके ये बायमेटालिक स्ट्रिप लगी रहती है, काम करती है। एक्सपेंशन अलग अलग है। तुमने ये बात, मुझे उम्मीद कर रहा था मैं कोई पूछेगा। मैंने कहा था कॉपर की एक्सपेंशन ज़्यादा है, बात बिल्कुल और जायज़ सवाल। अगर दोनों की एक्सपेंशन सेम हो गई तो फिर तो ये कहीं को मुड़ेगी नहीं, ऊपर को बढ़ जाएगी। लेकिन हो क्या रहा है, इसमें एक्सपेंशन कम है, इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है। तो अगर आप देखोगे तो इसके मुकाबले में ये वाला मेटल ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। बोलिए आप रेस में चक्कर लगाते हो तो कौन सा वाला गोला सबसे बड़ा होता है? ऑब्वियसली इसलिए क्या करते हैं, पहले प्लेयर को यहाँ खड़ा करते हैं, दूसरे को यहाँ खड़ा करते हैं, तीसरे को यहाँ खड़ा करते हैं, क्योंकि इसको बड़ी बाउंड्री में घूमना है। तो इनमें से बाहर वाला जो होगा इसमें एक्सपेंशन ज़्यादा है, अंदर वाले में एक्सपेंशन कम है, तो ये उधर घूम जाएगा। ठीक है ना। अगर उल्टा कर देंगे तो फिर बंद नहीं होगी कोई प्रेस, कुछ इधर को मुड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए इन दोनों का एक्सपेंशन अलग अलग तरह का, एक में एक्सपेंशन ज़्यादा है, एक में एक्सपेंशन कम है। तो जब एक्सपेंड होती है तो ये उधर को ठीक है। बाई मेटल स्ट्रिप, बाई मेटालिक स्ट्रिप। बोलिए। तो मैंने तक कांटेक्ट तोड़ने के लिए कितना मोड़ना पड़ता होगा इसको? कैसे होगा बताओ? मेटल ज़्यादा टेम्परेचर इसके सेट किए हुए हैं, हमें ये मालूम है इसका लीनियर एक्सपेंशन कितना है। अब लीनियर एक्सपेंशन की वैल्यू मान लीजिए किसी चीज़ की 0.00075 कुछ ऐसी है पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। अब मान लीजिए इतनी पर डिग्री सेल्सियस मालूम है, तो मुझे ये मालूम है कि सिल्क का कपड़ा कितने डिग्री सेल्सियस तक खराब नहीं होगा, या कितने डिग्री तक हम उसको गर्म कर सकते हैं। तो मुझे मालूम है कि ये जब 40 डिग्री आ जाएगा तो इसको कट ऑफ होना है, हमने उस हिसाब से बनाया होगा। फिर अगले वाले टेम्परेचर को जब हम सेट कर देते हैं तो बायमेटालिक स्ट्रिप उसी हिसाब से भी टेम्परेचर को मेंटेन करती है। एक्सपेंशन अलग होती है उसमें। हाँ, स्ट्रिप तो सेम मिलेगी, 4 स्ट्रिप ले लगाऊंगा इसके, स्ट्रिप सेम होती है, सिर्फ कॉन्टैक्ट जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तभी मैं देखता हूँ, मेरे को मिल गया दोबारा तो सामने दिखा दूँ बायोमेट्रिक ला रखी है इसीलिए। सवाल ठीक है पर तुम्हारे ये अच्छा लग रहा है कि सोच तो रहे हो कम से कम। आगे चलेगा, एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। लिक्विड में कैसा एक्सपेंशन होता है? लेंथ वाइज तो होगा नहीं, लिक्विड का तो लेंथ कुछ होता ही नहीं, एरिया वाइज भी नहीं होगा, फिर कैसे होगा? वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, है ना। लिखिएगा वॉल्यूम वाइज, लिखो। एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स में इन केस ऑफ लिक्विड्स, अच्छा लिक्विड जहाँ आपने लिखा ना ब्रैकेट में लिख लो, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ओनली वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सबसे पहले लिखिएगा we have two types of coefficient of expansions. Liquids coefficient of expansions.
कोएफिशिएंट ऑफ अपेरेंट एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। इसको गामा ए लिख देंगे, इसको गामा आर, ठीक है। टाइम टेबल चार से पाँच और पाँच से छः। वो अच्छा टाइम हो गया। ठीक है, अच्छा है यार। चलो थोड़ा सा बताता हूँ क्या था बराबर कर दे। पानी का लेवल पहले यहाँ तक था, आपने इसको हीट अप किया, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ओए होए दीदी, इवेपोरेशन क्या करवा रहे हो हैं? वो सब कुछ हो गया भाई, जो पढ़ रहे हो उसके बारे में बताओ। वॉल्यूम कम हो जाएगा, लेवल बढ़ेगा घटेगा? घटेगा। लेवल घटेगा होता ही नहीं। बर्फ किसी को डालो इसमें, हीट कर रहे हैं इसको, क्या होगा? एक्सपैंड करेगा ना। तो पानी का लेवल कहाँ जाएगा पहले? यहाँ पे। ऐसे मत देख, पानी का लेवल बाकी ऐसे जाएगा। पहले हीट किस पे करोगे? कंटेनर पे। कंटेनर पहले ग्लास कैसे ले रखा है, पहले ग्लास एक्सपेंड नहीं करेगा। ग्लास पानी पे तो जब ही जाएगा जब ग्लास गर्म हो लेगा पहले। तो ग्लास गर्म होगा तो क्या होगा? कंटेनर बड़ा हो जाएगा। कंटेनर बड़ा हो जाएगा, पानी का लेवल कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। उसके बाद हीट पानी तक पहुंचेगी तो पानी का लेवल कहाँ जाएगा? तो असल में जो पानी का रियल एक्सपेंशन है वो तो इतना है ना, कहाँ से कहाँ तक है? ये रियल एक्सपेंशन है, ये रियल एक्सपेंशन नहीं है। अपेरेंट कौन सा है? अपेरेंट होता है जो हमें दिख रहा है। पहले यहाँ दिख रहा था पानी, अब यहाँ दिख रहा है। ये रियल है। पानी का एक्सपेंशन तो नीचे से ऊपर तक हुआ है ना। पानी में तो जब हीट पहुंची, जब पानी का लेवल यहाँ था, तो यहाँ से पानी कहाँ पहुंचा है? और पानी इतना सारा एक्सपेंड हुआ है। तो पानी का रियल एक्सपेंशन तो यही है। लेकिन हमें क्या दिख रहा है? हमने तो पहले निशान लगाया था यहाँ पे, पानी यहाँ था, थोड़ी देर बाद पानी यहाँ आ गया। तो हमें तो ये दिख रहा है, पेरेंट तो ये दिख रहा है। पेरेंट माने जो दिख रहा है। वाटर लेवल रेफरेंस लाइन के नीचे से जाएगी, ग्लास एक्सपैंड। भाई पानी का एक्सपेंशन जो हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, वो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है? जल्दी बताओ फटाफट। क्या कह रहे हो?